हाय फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है इंडिया के सबसे इग्नोर्ड सेक्टर के बारे में बात करेंगे। अब सेक्टर का नाम आपने अभी तक गैस ही कर लिया होगा। हम जो है लॉजिस्टिक सेक्टर का डिस्कशन करेंगे। अब लॉजिस्टिक सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड सेक्टर है। कोई अगर आप देखोगे तो कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। मल्टीपल्स अगर आप देखोगे तो मल्टीपल्स भी डिसेंट है। 30-35 के आसपास जो है पीई अवेलेबल है मैक्सिमम। अगर आप लॉजिस्टिक सेक्टर का देखोगे तो मीडियन पीई वही है 30-35 के आसपास। और स्टॉक्स भी इसके जो है अच्छे खासे करेक्ट हुए और एकदम साइक्लिकल सेक्टर है। और ये सेक्टर के बारे में कोई बात भी नहीं करता है अगर आप देखोगे तो। लेकिन लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि भाई आगे जाकर अच्छा खासा बहुत बड़ा पोटेंशियल अवेलेबल है। बट चीज़ें वही है कि इंडिया के अंदर अगर आप लिस्टेड स्पेस पे लॉजिस्टिक्स कंपनी देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। टाइगर लॉजिस्टिक्स जैसे छोटी कंपनीज लिस्टेड है, डिलीवरीज जैसे बड़ी कंपनीज लिस्टेड है। इसके साथ साथ दूसरे बड़े प्लेयर्स की बात करें तो वीआरएल जैसे प्लेयर्स भी लिस्टेड है। फिर इसके साथ साथ टीवीएस सप्लाई भी लिस्टेड है। एक और कंपनी है जो कि आपके दूसरे लॉजिस्टिक सेगमेंट के अंदर है, जो कि वेयर हाउसिंग वगैरह भी करती है, कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी काम करती है। तो उसके अंदर स्नोमैन लॉजिस्टिक्स करके एक कंपनी है, वो भी लिस्टेड स्पेस के अंदर है। फिर उसके बाद ऐसे करके अगर आप देखोगे तो एसजे लॉजिस्टिक्स नाम के भी एक और कंपनी है, वो भी लिस्टेड स्पेस के अंदर है। तो इतनी सारी कंपनीज है तो भाई अच्छी कंपनीज ढूंढना लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करें तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा खासा गाइडेंस देकर रखा था ये बजट के अंदर। मतलब 11 लाख करोड़ के आसपास का गाइडेंस देकर रखा था हमारी गवर्नमेंट ने। अभी तक अगर आप देखोगे तो 50% भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ईयर का जो है फर्स्ट हाफ हो चुका है, सेकेंड हाफ जो है अभी स्टार्ट हो चुका है और मैक्सिमम जो एग्जीक्यूशन होगा वो अभी सेकेंड हाफ में ही होगा। अगर आप मैक्सिमम कंपनीज देखोगे जैसे कि हमारी पॉलीकैब हो गई, वायर कंपनीज हो गई, अब ये जो कंपनीज है ये प्रॉक्सी टू इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता हूँ मैं इन कंपनीज को। क्योंकि अगर इंफ्रा होगा तो केबल और वायर कंपनीज जो होती है इनकी डिमांड वगैरह जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे इनकी सेल्स इंक्रीज होगी तो हम बोल सकते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया था। Q1 के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है इतने अच्छे चल नहीं रहे थे। Q2 के अंदर जो है पिकअप होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि Q1 के अंदर अगर आप पॉलीकैब के भी सेल्स देखोगे तो भाई एकदम सबड्यूड सेल्स थे। और अभी जो है सेल्स एकदम 30% के आसपास वही पुराने लेवल पे जो है आ चुके। KEI के केस में भी वही था, अभी सेल जो है पिकअप करना स्टार्ट कर चुके और ये लोग वही बता रहे कंपनी के मैनेजमेंट की अभी Q2 के अंदर जो है अब चीज़ें जो है वो रिज्यूम हो चुकी है। और Q3 और Q4 के अंदर जो कि मैक्सिमम अब गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट कर रखा है तो उन्हें उतनी स्पेंडिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो उस स्पेंडिंग के हिसाब से अभी जितना भी बचा हुआ है लाइक मोर देन 50% बचा हुआ है 11 लाख करोड़ का, वो अभी हमें जो है Q3 और Q4 के अंदर देखने मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी जो इंफ्रा कंपनीज है वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी, रियल इस्टेट कंपनीज भी अच्छी खासी परफॉर्म करेगी। अब आप बोल रहे हो कि भाई मैं लॉजिस्टिक्स कंपनीज के अंदर ये इंफ्रा की बातें क्यों कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो जितना ज़्यादा इंफ्रा होगा, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप होगी, जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमीज़ अच्छी करेगी। और इकोनॉमीज़ अगर अच्छी कर रही है भाई, अगर हमारी इकोनॉमी जो है इंडिया की वही अच्छी कर रही है तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर जो कंपनीज़ है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होते जाएगा, उनके अंदर ग्रोथ इंक्रीज़ होते जाएगी। और अगर ग्रोथ वगैरह इंक्रीज़ हो रही है, प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली उनको जो है अपना सामान, अपने गुड्स, अपने जो भी प्रोडक्ट्स है वो ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी इधर उधर। और आजकल तो लॉजिस्टिक्स कंपनीज अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर तो बहुत सी लॉजिस्टिक्स कंपनी सिर्फ ट्रांसपोर्टर का ही काम नहीं करती है। मतलब कि भाई ये गुड ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गए तो बस लॉजिस्टिक्स कंपनी का काम खत्म, ऐसे नहीं होता है। लॉजिस्टिक कंपनीज जो है अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अगर आप देखोगे तो 1 to 5 PL के आसपास होता है। अभी इंडिया के अंदर करंटली 3-4 PL प्रोवाइड करने वाली भी कंपनीज है। अगर आप देखोगे तो 1 PL मतलब क्या कि फैक्ट्री से सीधा शॉप तक। 2 PL में क्या होता है कि फैक्ट्री से वो ट्रांसपोर्टेशन वाले के पास जाता है और ट्रांसपोर्टेशन से सीधा जो तुम्हारा दूसरा कस्टमर है वहाँ भी या शॉप वगैरह है वहाँ जाता है। इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो है वो 2 PL होता है। अब बहुत सी लॉजिस्टिक्स कंपनीज है जो 3 PL के अंदर भी काम करती है, 4 PL के अंदर भी काम करती है। यूएस के अंदर 5 PL जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। 6 PL वाला कल्चर भी जो है कुछ कुछ इंडस्ट्री के अंदर ही अवेलेबल है अभी। मतलब क्या कि लॉजिस्टिक्स कंपनी सिर्फ लॉजिस्टिक्स से नहीं करती, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी करेगी, काम करेगी। और इनके थ्रू इसके वजह से अगर आप देखोगे तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स ये काम करती है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिसने पूरा 5 PL बनाकर रखा है। 5 PL के अंदर इन ये लोग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के थ्रू मतलब मैन्युफैक्चर्स होते हैं, फिर वहाँ से ये दूसरी जगह लेकर जाते हैं, वहाँ से फिर इनके वेयर हाउस पे जाता है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, अरेंजमेंट वगैरह भी होता है, पैकेजिंग वगैरह भी करते हैं, वेयर हाउस में जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मतलब कंपनी का क्या है कि आप जो मैन्युफैक्चर्स वगैरह बैठे हुए हो, आप सिर्फ आपके मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करो। आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपकी वेयर हाउसिंग जो होगी, आपके गुड्स कैसे मैनेज करने, वो सब चीज़ जो है वो हम मैनेज करेंगे, ऐसे लॉजिस्टिक्स कंपनीज ने बोला। और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जो है वो यही काम कर रही है।
और उसके बाद अगर हम देखें तो लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ के अंदर कुछ कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, कुछ कंपनीज खराब परफॉर्म कर रही है। पहले जो है हम जो सबसे फास्ट ग्रो कर रही है लॉजिस्टिक्स कंपनी के अंदर, छोटी कंपनी है, टाइगर लॉजिस्टिक्स नाम है कंपनी का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और फिर जो है हम फिर स्लो ग्रोइंग की भी बात करेंगे, फास्ट ग्रोइंग की भी बात करेंगे। मतलब आप जो है डॉट्स कनेक्ट करके समझ पाओगे कि भाई चल क्या रहा है ऑल ओवर दी सेक्टर। अब लॉजिस्टिक्स वाला जो सेक्टर है आपके इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। इकोनॉमी अच्छा करेगी, लॉजिस्टिक्स अच्छा करेगी। बट एक और फायदा है जो कि कोई सोचता नहीं है लॉजिस्टिक्स के बारे में, कभी भी कोई भी सप्लाई चेन क्राइसिस होता है या कोई भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो लॉजिस्टिक्स कंपनी करती है। अगर आप देखोगे तो 2022 में अगर हम टाइगर लॉजिस्टिक्स के ही नंबर आकर देखें तो 2022 में 615 के आसपास चले गए थे। वॉर चल रहे थे 2022 में, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इसके वजह से फेयर्स अगर आप देखोगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखोगे, फ्राइट कॉस्ट देखोगे तो उसके अंदर जो है इंक्रीज देखने मिला था। जहाँ सारी कंपनी, सारे मैन्युफैक्चरर्स ये बोलकर रो रहे थे कि हमें जो है प्रॉब्लम हो रही है, हम जो है ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इंक्रीज हो गया इसलिए इनके जो मार्जिन रिड्यूस हो गए थे, या लॉजिस्टिक्स कंपनी जो है अपने एट दी पीक ऑफ मार्जिन पे थे, मैक्सिमम मार्जिन जनरेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका जो फायदा है वो इंक्रीज हो जाता है। फेयर्स इंक्रीज हो रहे तो लॉजिस्टिक्स वाले भी फेयर इंक्रीज कर देंगे और कस्टमर को पास ऑन कर देंगे इनके फेयर्स। तो ऐसे लॉजिस्टिक्स कंपनीज को जो है वो फायदा भी हो जाता है। मतलब जितने ज़्यादा सप्लाई चेन क्राइसिस होते हैं, जितना ज़्यादा आपका फेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, उतना ज़्यादा एक कंपनीज को फायदा होता है। मतलब अगर आप देख सकते हो तो आपके पोर्टफोलियो पे एक नेगेटिव कोरिलेशन वाली कंपनी भी ऐड हो जाएगी। जहाँ बाकी कंपनीज प्रॉब्लम फेस कर रही है, लॉजिस्टिक्स कंपनीज काइंड ऑफ, मतलब इन क्राइसिस की बात कर रहा हूँ। अगर हम स्टॉक प्राइस भी देखें तो 2022 में इसका स्टॉक प्राइस जो है अच्छा खासा अपसाइड देखने मिला था हमें इसके स्टॉक प्राइस के अंदर। जहाँ सारे स्टॉक्स के अंदर डाउनफॉल देखने मिला था, ये लॉजिस्टिक्स कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही थी अगर आप देखोगे तो आपको एक नेगेटिव कोरिलेशन वाला स्टॉक भी मिल जाता है कि भाई आपका पोर्टफोलियो एक डायरेक्शन में चल रहा है और कुछ एक दो तीन स्टॉक्स होते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को ये डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। लेकिन भाई लॉजिस्टिक सेक्टर की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व है ये सेक्टर के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आपसे बॉटम सब बोल के भाई लॉजिस्टिक्स के अंदर खेल नहीं सकते हो लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर। ये इस सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, इसलिए मैं पर्सनली लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स को बहुत कम कंसिडर करता हूँ। अब कुछ कंपनीज है जिन्हें मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया हो, जो कि नंबर्स अच्छे दे रही है। जैसे कि हम टाइगर लॉजिस्टिक्स की बात करें तो भाई ये जो कंपनी है ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर कंपनी है। पहले टाइगर की पूरी बात करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है दूसरी लॉजिस्टिक्स कंपनी पे जाएंगे। तो ये जो है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कंपनी है। अब इसका जो मल्टी मॉडल सेगमेंट है ना, मल्टी मॉडल सेगमेंट मतलब क्या कि इसके अंदर ये अलग अलग जो आपके पाथवेज है, जैसे कि रेलवे हो गया या फिर एयरवेज हो गया, उसके थ्रू ये जो है अपनी लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो कैरी ऑन करती है। तो इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है वो मल्टी मॉडल से ही आते हैं। और फिर इसका जो वो वाला सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है, मैक्सिमम मेजर रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर भी है। जो दूसरा सेगमेंट है ट्रांसपोर्टेशन वाला सेगमेंट, वहाँ से 3% के आसपास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। और CHA वाला जो सेगमेंट है वहाँ से कुछ 4% के आसपास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। हम FY24 की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम्स के अंदर हमें जो है 34.7% का जो है TEU वॉल्यूम्स इंक्रीज देखने मिला है हमें। अब TEU मतलब आपका 20 फुट कंटेनर का जो साइज़ होता है उसे जो है हम TEU बोलते हैं। वो जो है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडर्डाइज साइज जो है इन्होंने सेटअप करके रखा है। फिर उसके बाद बात करें तो अभी टाइगर लॉजिस्टिक्स की अच्छी बात क्या है वो मैं बता देता हूँ। अगर आप VRL लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनीज को देखोगे, VRL की बात कर रहे हैं तो कंपनी देख लेते हैं, तो भाई इनके बैलेंस शीट जो है, इनकी बैलेंस शीट जो होती है एकदम एसेट हैवी बैलेंस शीट है, एसेट इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है। क्योंकि भाई ये लोग जो है जितने भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स वगैरह होते हैं ये खुद ओन करके रखते हैं। टाइगर जैसे प्लेयर क्या करते हैं भाई कि टाइगर जैसे प्लेयर जो होते हैं वो क्या गेम खेलते हैं, ये लोग क्या करेंगे कि ये ओन नहीं करेंगे व्हीकल्स वगैरह, अपनी बैलेंस शीट को जो है ये एसेट लाइट रखेंगे, जिसके लिए इन्हें जो है एक्सपांड करना भी बहुत सिंपल हो जाता है। अगर आप टाइगर के केस में फिक्स्ड एसेट्स में व्हीकल्स को देखोगे तो भाई सिर्फ 0.81 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये जितने भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं ये दूसरे वेंडर्स जो ट्रक वाले होते हैं, दूसरे वाले होते हैं, उनसे जो है हायर कर लेते हैं और फिर ये अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशंस वगैरह जो है कैरी करके ले लेते हैं। इनफैक्ट वो रेंट और लीज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वही आप समझ लो। ईजीएस्ट लैंग्वेज में अगर मुझे आपको ये समझाना है तो आप रेंट और लीज समझ सकते हो। या फिर वो होता है ना कि हमें अगर कोई ड्राइवर चाहिए होता है तो हम बोलते हैं कि भाई ये थर्ड पार्टी ड्राइवर हम किसी को ले लेते हैं, तो वो केस में भी आप वैसा कुछ कनेक्ट करके जो है चीज़ें समझ सकते हो। इनके खुद के कार्स नहीं है, खुद के ट्रक्स वगैरह नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो कि इनके बैलेंस शीट को भी जो है एसेट लाइट रख रहा है, जो कि एक और पॉजिटिव बात है। अब केपेक्स की बात करें तो केपेक्स का गाइडेंस मैनेजमेंट ने टाइगर के केस में कोई इतना ज़्यादा दिया नहीं है। अगर इनके रेवेन्यूज़ की बात करें तो भाई भयंकर रेवेन्यू में इंक्रीज देखने मिला है।
ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें सितंबर में Q2 का जो क्वार्टर था उसके अंदर 200% का इंक्रीज देखने मिल रहा है रेवेन्यूज़ के अंदर। अब 2024 में क्या हो गया था लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ के अंदर, अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू के अंदर जो है मेजर फॉल था। अब ये मेजर फॉल क्यों था पता है क्या? क्योंकि चीज़ क्या हो गई थी, आप देखो अब फेयर जो है एकदम इंक्रीज हो गए थे 2022 में, 2023 में भी वैसा ही कुछ सीन था, फेयर जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो गए थे। अभी जो फेयर्स है वो फिर से थोड़े जो है 2024 में जो है फेयर्स एकदम नॉर्मल रेट पे आ गए थे। अब फेयर्स एक बार नॉर्मल रेट पे आ गए थे तो ये जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो चार्ज नहीं कर पाएंगे कस्टमर से, तो ऑब्वियसली इनके जो वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन इनके रेवेन्यू का आप नंबर देखोगे फेयर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप रेवेन्यूज़ कम रिपोर्ट करोगे। वही चीज़ अगर आप FY25 के ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे देखते हो तो आप देखोगे कि अभी रेड सी क्राइसिस चल रहा है, तो बहुत सारी कंपनीज को प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। तो अब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है या माइक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो भाई ये कंपनीज को क्या करना पड़ता है, आपकी लॉजिस्टिक्स कंपनीज को, कि आपको डायरेक्ट रूट नहीं मिलता है जाने को, तो आपको जो है वो घुमा कर जाना पड़ता है, लॉन्ग रूट लेना पड़ता है, जिससे इन कंपनीज को भी फायदा होता है। हालांकि फ्यूल कॉस्ट के अंदर जो है हमें इंक्रीज देखने मिलता है, लेकिन इन कंपनीज का रेवेन्यूज जो है वो भी पिकअप होता है ना, इसलिए 2024 का जो रेवेन्यू है एकदम म्यूटेड रेवेन्यू था इस कंपनी की बात करें तो। बट हालांकि बाकी रेवेन्यू, बाकी जो आपकी लॉजिस्टिक्स कंपनीज है उनके अंदर जो है ये ट्रेंड देखने नहीं मिला, वो एक थोड़ी सी मुझे एक अजीब सी बात लगी। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ऑब्वियसली कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है। अगर हम देखें तो भाई कि जैसे कि टाइगर लॉजिस्टिक्स अगर आप देखोगे तो इनका मैक्सिमम जो है वो आपका दूसरे सेगमेंट से आता है, अगर आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल सेगमेंट से आता है। और फिर ऑटोमोबाइल के अंदर अभी ऑब्वियसली चीज़ें जो है ठीक होने लगी है, बट एक रिस्क हो जाता है ये कंपनी के साथ कि आपकी ऑटोमोबाइल की जो सेल्स है, ऑटोमोबाइल की जो सेल्स है उसका स्लो डाउन होने लगा है थोड़ा बहुत। नंबर्स जो है कंपनीज अगर आप देखोगे, आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लॉजिस्टिक सेक्टर की बात कर रहे हो तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है कनेक्ट करने पड़ेंगे और कंपनीज का जो है कनेक्ट लेना पड़ेगा। इंडस्ट्री नहीं समझोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो भाई सेल्स के अंदर डीग्रोथ देखने मिला है Q2 के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर, बाकी कंपनीज़ के अंदर भी यही हाल चल रहा है। ऑटो कंपनीज जो है थोड़ा सा स्लो डाउन रिपोर्ट कर रही है, तो टाइगर का थोड़ा रिस्क लग रहा है मुझे वो, क्योंकि इनकी मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो ऑटोमोटिव सेगमेंट से ही आते हैं। बट अब सिंस ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है तो ये बाकी चीज़ें भी जो है वो ट्रांसपोर्ट कर कर अपने रेवेन्यूज़ वगैरह जो है उसी तरीके से जनरेट कर सकते हैं, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ऑप्टिमिस्टिक भी है, तो प्रॉब्लम हमें लग नहीं रहा है इधर। बाकी अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक सेक्टर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, अगर हमारी बाकी जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन मोड्स अच्छे होंगे तो ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना ईजी हो जाता है। अगर ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होगी तो भाई ये सेक्टर जो है ऑटोमेटिक प्रॉब्लम में आ जाएगा और दिक्कतें चालू हो जाएगी ये सेक्टर के अंदर। तो इंफ्रा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, और इंडिया के अंदर इंफ्रा के अंदर स्पेंडिंग वगैरह भी इंक्रीज़ होती जा रही है, रोड्स वगैरह के ऊपर भी अच्छी खासी स्पेंडिंग हो रही है। आपका एयरपोर्ट्स वगैरह के भी ऊपर फोकस किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन के ऊपर भी स्पेंड किया जा रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू अच्छे खासे बजट वगैरह भी एलोकेट कर रहे हैं। तो आगे जाकर इंफ्रा तो जो है वो बेटर होगा, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर एक टेलविंड है। अब इंडिया के अंदर स्टाफ की तो क्या ही बात करें, अगर हम लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करें तो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह अगर आपने देखे होंगे तो भाई इनके अंदर थोड़ा जो है इनफॉर्मल होता है, ये इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते कि वो टेक्नोलॉजी वगैरह अडाप्ट कर पाए। अगर आप लॉजिस्टिक सेगमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी अडाप्ट करवा लेते हो हर एक इंसान को तो भाई आपकी जो कंपनी है वो गेम चेंजर बन सकती है। बट इंडिया के जो स्टाफ वगैरह है लॉजिस्टिक्स कंपनी के जो भी है उन्हें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और अगर ये कैपिटल टेक, अगर मैंने देखा कि अब टाइगर लॉजिस्टिक्स भी अपनी कंपनी के इसमें बात कर रहा है कॉन कॉल के अंदर कि हम जो है टेक्नोलॉजी पे स्पेंड कर रहे हैं, बाकी कंपनीज भी वही कर रही है, बट आपको जो है उसके लिए आपको ट्रेनिंग एक्सपेंस भी एक्स्ट्रा इनकर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको आपके स्टाफ को जो है वो ट्रेन भी करना पड़ेगा। लॉजिस्टिक सेगमेंट के अंदर कंपटीशन भी उतनी ही ज़्यादा है, जितना हम देखकर खुश होते हैं कि भाई इनके रेवेन्यूज़ इंक्रीज हो रहे हैं, ये हो रहा है सेक्टर के अंदर, ये है कुछ भी हो लॉजिस्टिक्स तो लगना ही है, क्योंकि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग तो कभी बंद ही नहीं होना, ये तो हम बोलते हैं। बट एक लिस्टेड स्पेस के अंदर अच्छी लॉजिस्टिक कंपनी पिक करना दिक्कत वाला काम हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन एक सेक्टर के अंदर जो है अच्छी खासी है। तो ये कुछ चीज़ें होती है, और ट्रांजिट लॉस वगैरह भी होता रहता है कि भाई कोई कंटेनर वगैरह चल रहे और वहाँ चोरी हो जाती है, फायर लग जाती है, तो वो गुड्स वगैरह स्पॉइल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये कुछ सेक्टर प्रॉब्लम है जो कि लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद एक और बात बताऊँ तो टाइगर के केस में मेरे को एक और प्रॉब्लम दिखी कि अगर आप देखोगे तो रिसीवेबल्स एकदम से जंप हो चुके हैं, सेल्स तो एकदम पंप ही हो चुकी है, मतलब सेल्स के अंदर इतना अच्छा इंक्रीज देखने मिला है। रिसीवेबल्स अगर आप देखोगे तो भाई 112 के आसपास पहुंच चुके हैं सितंबर FY24 के अंदर अगर हम देखें तो, और इनकी सितंबर FY24 की सेल्स थी 160 के आसपास। तो रिसीवेबल्स एकदम इंक्रीज देखने मिल रहा है हमें अगर हम इनके ये देखेंगे तो।
बैलेंस शीट वगैरह देखोगे तो भाई रिसीवेबल्स के अंदर इंक्रीज देखने मिला है, और इसके वजह से अगर आप देखोगे तो इनका कैश कन्वर्जन साइकिल जो है पहले जो कि सिर्फ 42 था, 42 से जाके सीधा 106 पे हो चुका है, क्योंकि इनका डेटर डेज जो है उसके अंदर इतना एकदम ड्रास्टिक इंक्रीज देखने मिला है। ये इंक्रीज जो है हमें 2018 में देखने मिला था, बट अभी इन्होंने जो है इंप्रूव किया था। कुछ कुछ लॉजिस्टिक्स कंपनीज है जैसे कि एच डी लॉजिस्टिक्स, जिनके अगर आप देखोगे डेटर डेज वगैरह कम है, उन्हें रिसीवेबल्स उनके कम है बाकी, बट ये ऐसी कुछ कंपनीज है उनके अंदर जो है थोड़ा प्रॉब्लम देखने मिल रहा है रिसीवेबल्स के अंदर, जो कि मुझे लगा भाई हाईलाइट तो कर ही देना चाहिए। फिर उसके बाद बात करें तो कुछ फैक्टर्स जो होते हैं जो कि आपकी लॉजिस्टिक्स कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट करते हैं, वो होते हैं आपका फ्राइट रेट। अब फ्राइट रेट जितना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी इंप्रूव हो जाती है, कंपटीशन इंक्रीज हो जाती है, तो भाई आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर फॉल देखने मिलता है। ऑलरेडी अगर आप लिस्टेड स्पेस के अंदर देखोगे तो इतनी ज़्यादा लॉजिस्टिक्स कंपनीज लिस्टेड है इंडियन मार्केट के अंदर ही, अगर आप देखोगे तो। फिर उसके बाद बात करें तो भाई अगर आप देखोगे तो कंपटीशन एक दिक्कत दे सकता है। फिर ऑपरेशंस जो है इनके प्रॉपरली अरेंज्ड होने चाहिए, भाई ऑपरेशंस प्रॉपरली प्लान्ड होने चाहिए। अगर आप लॉजिस्टिक्स कंपनी और अगर आपके ऑपरेशंस मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है आपका, तो भाई ये आपके कंपनी के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। मैक्सिमम लॉजिस्टिक्स कंपनी जो है यही चीज़ पे फोकस करके रखती है। और अगर आप देखोगे तो भाई फ्राइट रेट और रेवेन्यूज़ का बहुत बड़ा पॉजिटिव कोरिलेशन है। मैं बार बार इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को जो है वो कनेक्ट नहीं समझ आता है कि भाई क्राइसिस हो रहा है तो अब मेरे कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। तो भाई अगर आप कोई सेक्टर को समझ रहे हो तो पूरी बातें जो है आपको समझनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो अगर मतलब फ्राइट रेट्स वगैरह कम वगैरह होने लगते हैं तो इनके मार्जिन इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जब फ्राइट रेट इंक्रीज़ होते हैं तो इनके मार्जिन के अंदर जो है अगर आप देखोगे तो वो मार्जिन का जो रिलेशन है ना वो थोड़ा अपोजिट टाइप है। मतलब अगर आप फ्राइट रेट वगैरह आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इनके मार्जिन्स वगैरह थोड़े डिक्रीज़ हो जाएंगे। और अगर आप वही अगर आप ट्रैकिंग करते हो तो भाई आप देख लो मार्जिन्स। अब इनके कॉन कॉल के अंदर मैंने पढ़ा था, कंपनी के मैनेजमेंट ने ऐसा खुद बताया था कि भाई रेट्स इंक्रीज हो गए तो मार्जिन्स के ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है हमें देखने मिलता ही है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो मार्जिन्स के अंदर इफेक्ट देखने मिला था, मार्जिन्स के अंदर इफेक्ट देखने मिला था। तो ये कुछ चीज़ें होती है, आपको कॉन्स्टेंटली ट्रैक करते रहनी पड़ती है। आप सिर्फ एक दो फैक्टर देख के नहीं, लॉजिस्टिक सेक्टर का यही प्रॉब्लम है, एकदम वॉलेटाइल सेक्टर है और बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ ट्रैक करने पड़ते हैं। फ्यूल रेट पे भी आपका लॉजिस्टिक सेक्टर का डिमांड डिपेंड करता है, किस तरीके से स्टॉक परफॉर्म करेगा फ्यूल रेट पे भी डिपेंड करता है। फ्यूल रेट इंक्रीज हो जाता है, अब ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये तो पूरे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है। बॉटम सब पे तो कुछ खेल नहीं सकते हो कि भाई मैं कंपनी को कंपनी लेवल पे स्टडी कर लूँगा और बस मेरा काम हो गया। ये आप कर नहीं सकते लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर, क्योंकि फ्यूल के प्राइस इंक्रीज हो गए तो भाई आपको जो है आपकी कंपनी के अंदर दिक्कत देखने मिलेगा। क्योंकि अगर आप लॉजिस्टिक्स कंपनी का मैक्सिमम रॉ मटेरियल कॉस्ट देखते हो तो वो तो फ्यूल कॉस्ट ही है, और अभी आपका फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है तो आपके कंपनी के मार्जिन डिक्रीज हो जाते हैं। बट स्टिल इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ऑप्टिमिस्टिक है। टाइगर लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी तक, ऐसे तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर के जो भी फैक्ट्स बात कर रहे हैं ऐसे तो पूरे ऑल ओवर सेक्टर एप्लीकेबल है। बट अगर हम टाइगर लॉजिस्टिक्स के कॉन कॉल के अंदर कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या बोला, तो भाई मैनेजमेंट के अंदर ऑप्टिमिज्म दिख रहा है हमें अभी भी। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है अभी भी, बहुत ज़्यादा टेलविंड्स। मतलब एक्सपोर्ट की डिमांड भी इंक्रीज़ होते जा रही है, इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट वगैरह भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट भी चल रहा है करेंटली इंडिया के अंदर। और अगर आप देखोगे तो इंडिया में एक और चीज़ है, अगर आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट देखोगे टू जीडीपी वो 13% के आसपास जाता है, और इन चाइना में ये 18% के आसपास है, बट यूएस और बाकी कंट्रीज़ के अंदर देखोगे तो 5-6% के आसपास ही है। तो ये एक नेगेटिव बात है, क्योंकि आपका कंट्री का जो मैक्सिमम कॉस्ट है आप लॉजिस्टिक्स में ही दे रहे हो, तो इससे आपके गुड्स वगैरह के लिए जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ लगी जो कि मुझे हाईलाइट करनी ज़रूरी लगी। फिर उसके बाद बात करें तो अगर हम देखें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि ये लोग जो है हमारा जोग्राफिकल रीच जो है वो इंक्रीज़ करने वाले। ये लोग बांग्लादेश में भी एक्सपांड कर रहे थे, बट बांग्लादेश में इन्होंने जो है ऑपरेशंस वगैरह होल्ड कर रखे, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर करंटली प्रॉब्लम चल रही है। बट फिर अब जो है ये यूएस के अंदर जो है वो एक्सपांड कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो दूसरी कंपनी है जिसका हम डिस्कशन करेंगे वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स भी उसी तरीके से है, बट ये जो है आपके कोल्ड स्टोरेज वाले सेगमेंट के अंदर जो है ज़्यादा काम करती है। अगर हम स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यूज़ भी देखेंगे तो मैक्सिमम रेवेन्यूज़ जो है इसके वो वेयर हाउसिंग सर्विसेज से आते हैं। फिर इसके बाद जो सेकेंड है फिर इनका ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी, और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज से भी अच्छे खासे रेवेन्यूज़ आते हैं स्नोमैन के। तो स्नोमैन की बात करेंगे
तो अगर आप देखोगे तो इन्होंने प्रॉपर वैल्यू चेन बना के रखी है पूरे इंडिया के अंदर। अगर आप पैन इंडिया बेस देखोगे तो ये जो है इंडिया का लार्जेस्ट कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क है। रेवेन्यू के अंदर हमें जो है Q2 के अंदर स्नोमैन की बात करें तो भाई 15% का इंक्रीज देखने मिला है कंपेयर टू। अब टाइगर जो है अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है क्योंकि अभी रिवाइवल देखने मिला है हमें कंपनी के अंदर। बाकी लॉजिस्टिक्स कंपनीज देखोगे तो नंबर्स इतने अच्छे रिपोर्ट नहीं कर रही है, स्नोमैन के नंबर्स अच्छे रिपोर्ट कर रही है। स्नोमैन अगर आप देखोगे तो 15.6% का ग्रोथ है जो कि अच्छा नंबर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमें जो है प्रॉब्लम्स देखने मिल रही है कंपनी के, तो वो एक और नेगेटिव चीज़ है जो कि हाईलाइट करनी ज़रूरी थी। और मार्जिन के अंदर फॉल देखने मिल रहा है। पहले मार्जिन जो है 25 के लेवल के आसपास जो है वो परसिस्ट करके चल रहे थे, बट अब जो है मार्जिन के अंदर फॉल देखने मिल रहा है। अब उसके भी बहुत सारे रीजंस है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसके वजह से हमें जो है स्टॉक के अंदर नेगेटिव पी एक्सपेंशन देखने मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो भाई प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है, और अगर आप पी को देखोगे तो भाई पी के अंदर जो है वो दिक्कतें चल रही है। नेगेटिव पी एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि आपकी अर्निंग रिड्यूस हो रही है, आपका डिनोमिनेटर रिड्यूस हो रहा है, जो कि आपके पी रेशियो को जो है वो ऊपर लेकर जा रहा है। तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के केस में जो है ये कुछ चीज़ें चल रही है। फिर उसके बाद बात करें तो कंपनी के मार्जिन रिड्यूस हो गए, बट कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अभी भी 90% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आप एक और चीज़ नोटिस करोगे तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, अगर हम स्नोमैन के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स की बात करें तो भाई इनके कुछ 41% के आसपास जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जहाँ से इनके 41% सेल्स आते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स है, आइसक्रीम, बटर, डेयरी प्रोडक्ट्स। और फिर उसके बाद 22% के आसपास QSR के थ्रू आते हैं, 11% के आसपास मीट, पोल्ट्री, सी फूड से आते हैं, 10% जो है एग्रीकल्चर से आता है, 9% जो है वो कन्फेक्शनरी से आता है, इंडस्ट्रियल से आता है, अदर्स से आता है, 5% जो है हेल्थ केयर और फार्मा से आता है, और 2% जो है आपका ई कॉमर्स से आता है। अब मैक्सिमम ई कॉमर्स से जो रेवेन्यूज़ लाती है वो स्नोमैन जैसी कंपनीज तो नहीं है, वो डिलीवरी जैसी कंपनीज है। डिलीवरी का भी हम पूरा अच्छे से ये वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कशन करेंगे। स्नोमैन ने क्या कर रखा है, स्नोमैन की मुझे एक बात बहुत यूनिक लगी कि इन्होंने जो है प्रॉपर वैल्यू चेन बना के रखा है। अगर आप देखोगे तो पहले क्या होता है, प्लांट में कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ से ये लोग इनकी जो एक सर्विस है स्नो लाइन, जहाँ से ये लोग जो है सीधा प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद ये दो जगह जा सकती है। या तो फिर ये इनके कोल्ड स्टोरेज वाला वेयर हाउस है, स्नोमैन वेयर हाउस बोलते हैं जिन्हें स्नो प्रिजर्व बोलते हैं, वहाँ जाएगी, या फिर ये सीधा स्नो सर्व में जाएगी, मतलब जो नॉर्मल वेयर हाउस होते हैं वहाँ जाएगी। फिर उसके बाद कंपनी का जो है सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जहाँ से ये स्नो डिस्ट्रीब्यूट के थ्रू जाती है, वहाँ से कस्टमर के पास जाती है या फिर मार्केट के पास जाती है। तो वो उस हिसाब से इन्होंने जो है प्रॉपर बना के रखा है, और कंपनी के अंदर ही इन्होंने जो है वो सेगमेंट्स वगैरह बना कर रखे। फिर अगर आप देखोगे तो इन्होंने स्नो एक्सपर्ट्स भी है, अगर आप देखोगे तो ये कंसल्टेंसी बिजनेस के अंदर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी है। और अगर आप देखोगे तो ये स्नो एजेंट के नाम की जो कंपनी है वो मटेरियल प्लानिंग, स्टॉक मैनेजमेंट वगैरह में भी, मतलब प्रॉपर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया PL लॉजिस्टिक्स जो होता है वो स्नोमैन जो है 4PL 5PL तक तो आराम से कर देती है। तो स्नोमैन के केस में ये हो रहा है। अब स्नो प्रिजर्व में इनके जो है वो आप हमारे वेयर हाउस वगैरह आते हैं, और फिर स्नो सर्व के अंदर इनके जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह आते हैं वहाँ पे पैकेजिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, बंडलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे, आपकी जितनी भी सप्लाई चेन वाली सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते थे, जो कि इनके मैन्युफैक्चर्स वगैरह होते, प्लांट्स वगैरह होते, जो कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनीज यूज़ कर रहे हैं, उनका डिपेंडेंस इन कंपनी के ऊपर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको मैक्सिमम सर्विस जो है स्नोमैन जैसी कंपनी से जो है वो प्रोवाइड कर रही थी। अगर हम स्नोमैन के रेवेन्यूज़ के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो भाई कंपनी के अंदर अगर 2022 से देखोगे तो भाई 2022 से कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर इंक्रीज देखने मिला है। 2023 में अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ देखने मिल रही थी, और 2024 में वापस सेल्स ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो चुकी है। टॉप लाइन के अंदर फिर से जो है हमें प्रॉब्लम देखने मिल रही है। फिर उसके बाद आगे बात करें तो अब ये जो कंपनी है इन्होंने जो है पूरा आउटलुक देखे रखा है। कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर बताया कि भाई डिमांड जो है इस कंपनी के लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक ठाक एवरेज से डिमांड रहेगी, क्योंकि US और यूरोप के अंदर जो है ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है, एकदम लिमिटेड ग्रोथ चल रही है फिलहाल। तो वॉल्यूम जो बाहर से आएंगे इन्हें उनके अपने ऑपरेशंस के लिए तो वो थोड़े लिमिटेड रहेंगे। तो भाई अगले कुछ एक साल तक अगर हम बात करें तो स्नोमैन के मैनेजमेंट ने आउटलुक अच्छा नहीं दिया है। तो अगर आप स्टॉक प्राइस भी देखोगे तो स्टॉक प्राइस भी एकदम नीचे जाना स्टार्ट हो चुका है। और एक चीज़ है स्नोमैन के केस में, अब ट्रांसपोर्टेशन केस में यही चीज़ है भाई कि माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स एकदम गेम प्ले कर देते हैं आपका। तो आपको कंपनी को, ऐसी कंपनीज को कॉन्स्टेंटली ट्रैक करते रहना पड़ता है। जैसे ही आपको लग रहा है कि भाई प्रॉब्लम आ रहा है इस सेगमेंट के अंदर, एक एक दो दो साल तक प्रॉब्लम है, तो आपको उन कंपनीज़ को जो है थोड़ा एलोकेशन कट डाउन कर देना चाहिए उनसे। क्योंकि अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे कंपनीज़ के अंदर कि भाई चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, गारंटीड नहीं होता है चीज़ें कब ठीक हो जाएगी, और ये सही कैपिटल एलोकेट करने का तरीका भी नहीं है। आपको स्विच करते रहना चाहिए सेक्टर के हिसाब से कि कौन से सेक्टर के अंदर टेलविंड्स है, कौन सी कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, जहाँ सेल्स ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन
डाउन होना चालू हो जाती है तो स्टॉक प्राइस भी जो है वो परफॉर्म करना बंद कर देता है और नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने मिल सकते हैं हमें। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको भाई देख कर रखनी चाहिए कि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ना दे ये चीज़ें, नहीं तो आपके पोर्टफोलियो में वही स्नोमैन का अभी इन्होंने बोला है कि 1 साल तक कंपनी अच्छा नहीं करेगी तो वही स्टॉक जो है वो वही लेवल पे पड़ा रहेगा, आसपास थोड़ा बहुत फॉल डाउन भी देखने मिलेगा और फिर आप बोलोगे कि भाई मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कंपनीज अच्छी परफॉर्म नहीं करती है। तो ट्रैक करते रहना पड़ेगा यार और उस हिसाब से अल्टरेशन करना पड़ेगा। कंपनी के मैनेजमेंट ने कैपेक्स गाइडेंस अच्छा देकर रखा है, 300 करोड़ के आसपास का ये लोग कैपेक्स गाइडेंस वगैरह भी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से स्नोमैन के लिए तो चीज़ें ठीक ही चल रही है। ग्रोथ बाकी कंपनी से देखो तो बेटर आ रही है, अच्छी खासी रेवेन्यूज़ आ रही है। अब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कोलकाता में इनका फेज़ 1 के ऊपर एक प्लांट है, फिर लखनऊ के अंदर है और फिर इसका कृष्णपट्टनम के अंदर भी है। अब कंपनी जो है स्नोलिंग के ऊपर भी फोकस कर रही है, ये लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर अच्छा खासा स्ट्रेस कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो ये इनका आपका ई कॉमर्स और फार्मा के लिए भी जो है वो, अब अगर आप देखोगे तो फार्मा कंपनीज के अंदर अच्छी खासी डिमांड आनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि सीडीएमओ वगैरह इंक्रीज हो रहा है। सीडीएमओ मतलब आपका फार्मा कंपनीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होता है। सीडीएमओ के अंदर मैं एक कंपनी का नाम बता दूं तो आपको, जैसे कि पिरामल फार्मा जो है वो सीडीएमओ के अंदर काम करते हैं। पिरामल फार्मा के ऊपर चैनल के ऊपर जो है पूरा वीडियो बनाकर रखा है, वो सीधा आप जाके चेकआउट कर लेना। अब ये जो कंपनीज है ये सीडीएमओ करना स्टार्ट कर चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मेडिसिन वगैरह का दूसरी कंपनीज के लिए, और इसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ आनी चालू हो गई। और फार्मा सेक्टर के अंदर अभी जो है चीज़ कंपनी भी जो है इनके आरएसआईज वगैरह भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं, 30 वीक ईएमए के ऊपर भी जाना स्टार्ट हो गई है कंपनीज, और सेल्स के नंबर भी अच्छे रिपोर्ट कर रही है, अर्निंग्स के अंदर भी इंक्रीज देखने मिला और फार्मा कंपनी जो है गाइडेंस भी अच्छा खासा दे रही है। तो इसलिए अगर आप चीज़ें कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाता है। अब ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ई कॉमर्स और फार्मा के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। आपकी ई कॉमर्स कंपनीज अगर आप देखोगे तो भाई क्विक कॉमर्स के अंदर भी ब्लिंकिट जैसी कंपनी जो होती है, आपका जोमेटो जैसी, वो नंबर्स भी अच्छे रिपोर्ट कर रही है। तो ये कुछ चीज़ है भाई स्नोमैन का, मतलब अभी आउटलुक तो टेपिड ही रहेगा, तो स्नोमैन जैसी कंपनीज़ का जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिर उसके बाद डिलीवरी की बात करते हैं। भाई डिलीवरी की मैक्सिमम सेल्स अगर आप देखोगे तो भाई ई कॉमर्स से ही आती है। अब ये जो कंपनी है अभी अभी प्रॉफिटेबल हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे प्रॉफिटेबल होकर, अभी कुछ ट्रेलिंग 12 मंथ में, अभी ये फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हुई थी इस साल के। 54 करोड़ का इन्होंने पैट जनरेट किया था Q1 के अंदर, जो कि डिसेंट नंबर है। अभी वापस प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी स्लो डाउन देखने मिली है। मैक्सिमम इनके जो सेल्स है वो ई कॉमर्स वाले सेगमेंट से आते हैं। और फिर अगर हम देखेंगे मतलब एक्सप्रेस पार्सल से कुछ 59% के आसपास आ रहा है, और फिर आपका 22% जो है वो पीटीएल से आ रहा है, मतलब पार्ट ट्रक लोड। अब इसमें पार्ट ट्रक लोड मतलब क्या होता है कि आपकी ट्रक जो है वो आधी ही लोड करेंगे, मतलब पूरा अगर ट्रक का जो साइज़ है वो 10 टन है तो 3 टन आपका जा रहा है, 3 टन कोई और सप्लायर का जा रहा है, फिर 3 टन किसी और का जा रहा है और 1 टन किसी और का जा रहा है। ऐसे करके अलग अलग लोगों का जो है ये 10 टन भर के, अगर 10 टन का कंटेनर है तो वो भर के पूरा लेकर जाते हैं। फिर ट्रक लोड जो है उससे कुछ 7% के आसपास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। सप्लाई चेन सिस्टम से इनके कुछ जो है 7%, 9% के आसपास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, और क्रॉस बॉर्डर से 7% के आ रहे हैं। एक्सप्रेस पार्सल रेवेन्यूज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो भाई ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है सिर्फ 7% के आसपास है, और अगर आप पीटीएल के थ्रू देखोगे तो 27% का ग्रोथ देखने मिला। मैक्सिमम ग्रोथ हमें इस कंपनी के अंदर सप्लाई चेन सर्विसेज के अंदर दिख रहा है। अब हालांकि क्रॉस बॉर्डर के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ है, बट क्रॉस बॉर्डर का बेस बहुत छोटा है, तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी ही रहे। सेम चीज़ हमारा टाइगर लॉजिस्टिक्स के साथ हो रहा था। टाइगर लॉजिस्टिक्स का अगर आप बेस देखोगे तो बेस बड़ा छोटा था, इसलिए आपको रेवेन्यू ग्रोथ इतनी अच्छी देखने मिल रही है। बाकी अगर आप दूसरी कंपनीज को देखोगे जैसे कि वीआरएल वगैरह, तो इनका बेस बहुत बड़ा हो चुका है, तो वो बड़े बेस पे इन्हें इतना फास्ट ग्रो करते नहीं आ रहा है। हालांकि मार्केट को जो है आपके बेस से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके ग्रोथ से फ़र्क पड़ता है। आप कितना फास्ट आपकी अर्निंग्स ग्रो कर रहे हो, आपकी ग्रोथ रेट कितनी ज़्यादा है, उसी पेस पे आपका जो है पीई एक्सपेंशन होता रहेगा। मैं पॉजिटिव पीई एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ फॉर श्योर। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर दिक्कत चल रही है कंपनी के अंदर। अभी अभी प्रॉफिटेबल हुई है, जैसे कि अब जोमेटो भी पहले प्रॉफिटेबल नहीं थी, अभी अभी कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले ही जो है जोमेटो भी प्रॉफिटेबल हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है वो ख़राब है। बट अगर आप देखोगे तो ब्लिंकिट अभी बीच में क्विक कॉमर्स का बहुत चल रहा था और लोग बोल रहे थे कि भाई क्विक कॉमर्स जो है आपके ई कॉमर्स को ख़त्म कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो डिलीवरी जैसी कंपनीज जो है उन्हें प्रॉब्लम फेस करने मिल सकता है। तो अगर बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि भाई भले ही आपके क्विक कॉमर्स के अंदर ग्रोथ देखने मिल रही है, लेकिन आपका ई कॉमर्स को जो है वो सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। ये एक चीज़ जो होती है जो कि आपको नोटिस करनी चाहिए कि भाई क्विक कॉमर्स जो है ई कॉमर्स को आपके सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता है, क्योंकि भले ही इनके एसक्यूज़ वगैरह इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट के जो एसक्यूज़ वगैरह है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन भाई रिप्लेसेबल कोई ई कॉमर्स के ऊपर इफेक्ट देखने मिल रहा है ऐसा तो कोई चीज़ जो है वो अभी हुआ नहीं है। और पार्सल के रेवेन्यूज़ के अंदर थोड़ा बहुत जो है वो हमें स्लो डाउन देखने मिला है।
फिर इसके बाद हम जो है VRL लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं। VRL लॉजिस्टिक्स जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एसेट हैवी कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, वही सेगमेंट के अंदर काम करती है। अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे तो एकदम टैंक हो चुका है स्टॉक प्राइस भाई, क्योंकि अगर आप देखोगे तो भाई अर्निंग्स ग्रोथ जो है एकदम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर ग्रोथ देखोगे तो भाई -45% की ग्रोथ चल रही है। अभी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम फेस करने मिल रही है अगर आप देखोगे तो भाई, प्रॉब्लम्स बहुत सारी है इस कंपनी के अंदर, और स्टॉक प्राइस भी जो है रिटर्न नहीं दे रहा है बिल्कुल। अगर हम Q2 के नंबर्स की बात करें तो Q2 के अंदर 12% का ही ग्रोथ देखने मिला है, और पैट के अंदर 80% ईयर ऑन ईयर का जो है हमें ग्रोथ देखने मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी को मिल रहा है, लेकिन सेल्स का जो ग्रोथ है भाई इस कंपनी के अंदर इतना अच्छा नहीं है। अगर हम 2024 का देखें तो 2024 के अंदर 9% के आसपास की ग्रोथ आई थी। मैक्सिमम ग्रोथ इस कंपनी के अंदर हमें 2022 के अंदर देखने मिली थी। रीजंस तो आपको पता ही है भाई कि माइक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से फ्राइट कॉस्ट वगैरह इंक्रीज़ हो गए, और इसके वजह से इसके अंदर जो है इतनी अच्छी को खासी ग्रोथ इंक्रीज़ देखने मिली। बट ये सब चीज़ें जो है एबनॉर्मल चीज़ें, हम एबनॉर्मल फैक्टर्स के ऊपर हमारी कंपनी को जो है वो वैल्यूएशन नहीं दे सकते, और उस हिसाब से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई एबनॉर्मल फैक्टर के हिसाब से ये कंपनी जो है उसी तरीके से परफॉर्म करती रहेगी। यार अगर हम VRL की बात करें तो ये जो है एयर ट्रांसपोर्ट करती है, रोड ट्रांसपोर्ट करती है, रेल ट्रांसपोर्ट भी करती है, और मैक्सिमम व्हीकल्स जो है इनके खुद के ओन्ड है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है हमें, तो कंपनी अभी थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स दिखा रही है, लेकिन ऐसा एकदम कोई बहुत ग्रीन शूट्स नहीं दिखा रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस नहीं दिया है, अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट कोई गाइडेंस नहीं दे रहा है, इतना इतना कुछ हुआ नहीं है। वर्कफोर्स के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, अगर आप देखोगे तो ये कुछ चीज़ें हाईलाइट करी थी। फिर इसके साथ साथ हीट वेव चल रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन देखने मिला इंडिया के अंदर। और अब कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला क्या है, गाइडेंस क्या दिया है, हम वो बात करते हैं। FY25 के अंदर कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि हम जो है 100 के ब्रांचेस के आसपास जो है वो ओपन करेंगे। प्रॉब्लम जो है एसेट हैवी, एसेट इंटेंसिव कंट्री, आपकी कंट्री बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली आपकी कंपनी है, तो भाई आप देखोगे तो डिप्रिसिएशन एकदम हैवी चल रहा है ये कंपनी के ऊपर। तो वो एक चीज़ है जो कि आपको देखनी चाहिए। अब ये कंपनी को बेसिकली मैं प्रेफर करूँगा कि मैं ऐसी जो कंपनीज़ है वो EBIT टू EBITDA के केस पे वैल्यू करूँ। अगर आप वैल्यूएशन वगैरह कर रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगा ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ को EV टू EBITDA पे वैल्यू करने को, क्योंकि बेटर हो जाता है। आपकी जो एसेट हैवी कंपनीज़ है और एसेट लाइट कंपनीज़ है, उनका जो इफेक्ट है वो EV EBITDA पे रिड्यूस हो जाता है। बट हालांकि आप एकदम से कंपेयर नहीं कर सकते हो, मॉडल्स थोड़े बहुत अलग है। जैसे कि टाइगर की बात करें या फिर आपका SJ लॉजिस्टिक्स की बात करें जो कि थर्ड पार्टी है, और उस हिसाब से अगर हम VRL जैसी कंपनीज़ की बात करें। बट स्टिल अगर आप प्रॉपर कंपैरिजन कर रहे हो तो आप मल्टीपल भी सही से यूज़ करो, गलत मल्टीपल यूज़ करोगे तो वैल्यूएशन के अंदर भी जो है दिक्कत देखने मिल सकता है। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का जो है कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है वो गाइडेंस देकर रखा है, और प्रॉब्लम्स वही चल रही है कि भाई एक्सटर्नल कॉस्ट जो है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के मर्सी पर है पूरी कंपनी, गारंटी कुछ नहीं है भाई इस कंपनी का। SJ लॉजिस्टिक्स की बात कर लेते हैं भाई। SJ लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो भाई क्या ही बात करें इस कंपनी के अंदर। अगर हम नंबर्स देखें तो भाई नंबर्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने मिला है। जैसे अगर हम टाइगर की बात कर रहे थे तो उसी तरीके से हमारे SJ लॉजिस्टिक्स के अंदर इंक्रीज़ देखने मिला है 107। अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यूज़ जो है अगर हम सितंबर टू सितंबर ही कंपेयर करें तो मतलब कुछ आपका ओवर 100% का इंक्रीज़ देखने मिला है SJ के अंदर। अब ये जो कंपनी क्या करती है, इनका प्रोजेक्ट कार्गो चल रहा है, फिर इसके साथ साथ ये ओशन फ्राइट फॉरवर्डिंग वगैरह भी करती है। इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे SJ लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनीज़ के, तो यान एक्सपोर्ट के थ्रू आते हैं, मतलब यान ट्रांसपोर्ट वगैरह जो होता है वो शिप्स के थ्रू जाता है, यान प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो वहाँ से जो है इनके रेवेन्यूज़ मैक्सिमम आते हैं। अगर हम इंडस्ट्री ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट के अंदर 90% जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है और 10% जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये एक चीज़ है, बट जिस तरीके से आपके गोल्ड सेगमेंट के अंदर हुआ उस तरीके से आपके ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट के अंदर भी हो सकता है। बट कुछ ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं है, ऐसा ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। अगर ये कंपनीज जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे, वहाँ से जो है हमें वो सेगमेंट से रेवेन्यूज़ इंक्रीज देखने मिल सकते हैं, तब हमारा जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अब बहुत सी कंपनी जो है जैसे कि स्नोमैन वगैरह सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे फोकस कर रही है, बट वही है कि आपके बाकी फैक्टर्स भी डिफाइन कर देते हैं। वो आपको फोकस करनी चाहिए कि एक फैक्टर को आप कंट्रोल करना चालू करोगे और दूसरा आउट कंट्रोल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल चल जाता है, तो आपके पैट मार्जिन फिर से अफेक्ट हो जाएंगे, अर्निंग्स ग्रोथ फिर से अफेक्ट हो जाएगी, और स्टॉक प्राइसेज जो है उसके अंदर फिर से चेंजेस जो है वो हमें देखने मिलते हैं। अब इनका जो है 50% रेवेन्यूज़ कुछ यान और कमोडिटी से आ रहा है, प्रोजेक्ट कार्गो से 38% के आसपास आ रहा है, और बाकी अगर आप देखोगे तो 10% के थ्रू ओवर डायमेंशनल कार्गो के थ्रू आ रहा है। अब
टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर भी जो है हमें थोड़ा बहुत पिकअप देखने मिला है। अगर आप देखोगे नितिन स्पिनर्स जैसी कंपनी जो है अच्छा नंबर्स रिपोर्ट कर रही है, तो वहाँ से भी जो है इसकी वजह से हो सकता है कि भाई ये जो कंपनीज है अच्छे खासा ग्रोथ दिखा रही है, क्योंकि टेक्सटाइल से इनके कुछ 50% ऑफ द रेवेन्यूज जो है वो आते हैं। बाकी बट अगर हम लॉजिस्टिक्स की कंप्लीशन पूरा एकदम देखें सेक्टर को, तो भाई ये सेक्टर के अंदर टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ है। अच्छा खासा ग्रोथ अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखने मिल रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि भाई ये कंपनीज भी जो है अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट्स है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंपोर्ट्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, और आगे जाकर इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जैसे कि यूएस के अंदर अगर आपका होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी होगा, तो ये कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करेगी। अभी के लिए तो कंपनीज के मल्टीपल्स अगर आप देखोगे तो एलिवेटेड नहीं है बिल्कुल भी, मल्टीपल्स वैल्यूएशन रीजनेबल है, बट अब चीज़ वही है कि जब अगर चीज़ें अच्छी हो स्टार्ट हो जाएंगी ये बिजनेस के अंदर, तब जो है इन्हें आप कंसिडर कर सकते हो। अभी के लिए कुछ कंपनीज अगर आप नोटिस किए रहोगे तो एसजे लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनीज और टाइगर लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, जहाँ की अगर आप बड़े बड़े प्लेयर्स देखोगे जैसे कि वीआरएल ले लो या फिर आपके दूसरे ट्रांसपोर्टेशन प्लेयर्स ले लो, डिलीवरी वगैरह, तो वो जो कंपनीज है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। बट आपके छोटे प्लेयर्स, आपके थर्ड पार्टी प्लेयर्स, वो जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये कंपनी जो है एसेट लाइट भी है। अगर आप इसके केस में भी देखोगे आपकी एसजे लॉजिस्टिक्स के केस में, तो ये भी जो है वो टाइगर लॉजिस्टिक्स वाला ही जो मॉडल है वो फॉलो करती है। तो भाई ग्रोथ देखने मिल सकता है, अच्छे खासे टेलविंड्स भी अवेलेबल है सेक्टर के अंदर, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, बट बिजनेस को ट्रैक करते रहना पड़ता है कि भाई कब ग्रोथ आ रहा है, और जब ग्रोथ आपको देखने मिलता है तब जो है आप अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो भाई मैं जो है लॉजिस्टिक सेक्टर कंसिडर नहीं करता हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बट आप इस सेक्टर के अंदर बॉटम्स अप नहीं जा सकते, आपको जो है वो टॉप डाउन फॉलो करना पड़ेगा, और टॉप डाउन के अंदर आप हर एक चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये आपके लिए जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये नोट पर मैं जो है ये सेशन खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कॉन्टेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। पूरा लॉजिस्टिक्स वीडियो, पूरा आपका लॉजिस्टिक्स सेगमेंट जो है पूरा एक वीडियो के अंदर मैंने समराइज करके रखा है। थोड़े बहुत कुछ डाउट वगैरह हो गए तो मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर देता हूँ कि भाई एसजे और टाइगर अच्छा परफॉर्म कर रही है। बाकी कंपनीज के अंदर स्लो डाउन देखने मिल रहा है, इनके अंदर भी थोड़ा बहुत है, बट अब स्केल छोटा है ऑब्वियसली, तो कंपनी जो है बेटर परफॉर्मेंस जो है आपसे एक्सपेक्टेड है। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।